वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड जो हमने इनिशिएटिव शुरू किया है रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम। इवन हमारा जो ये इनिशिएटिव है अदर एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो है कि जीएस के जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर एंड साइंस एंड टेक, इन सभी को जो है वो हम कवर करेंगे। और आज जो है वो हम क्लास थर्ड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस किया है। और आज जो है वो हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थर्ड या क्लास थर्ड की अगर हम बात करें, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है या जिस तरह से भारत में जो वो यूरोपियंस आए, इन सभी को डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बनिएगा। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें एक सेंचुरी का नाम याद रखना है, दैट इज 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी को कहा जाता है 1400 से लेकर 1500 यानी कि 1400 से लेकर 1500 के बीच में। यहाँ पर इस फेज में यूरोप में जो है वो एक तरह से नवनीकरण हुआ। इसको रेनेसांस भी कहा जाता है, फेज ऑफ रेनेसांस। इस फेज में क्या हुआ है कि यूरोप डेवलप्ड होना शुरू हुआ। यूरोप में जो है वो पावर्स लाइक पुर्तगीज, स्पेन, ये सब राइज होने शुरू हुई। अब यहाँ पर नई पावर्स जो है वो राइज कर रही थी। यूरोप बहुत छोटा एरिया है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये पावर्स राइज करनी शुरू करती है तो उस केस में क्या होता है कि ये सबसे पहले एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो ईस्ट वर्ड साइड जाना है, वेस्ट वर्ड साइड जाना है। लेकिन इनके पास चैलेंजेस थे। अगर ये नॉर्थ वर्ड साइड जाते तो ऊपर इनको आर्टिक सी मिलता। अगर ये ईस्ट वेस्ट वाली साइड जाते तो यहाँ पर इनको अटलांटिक ओशन मिलता। और अगर नीचे अगर आप बात करें साउथ साइड जाने की बात करते तो वहाँ पर इनको मेडिटेरियन सी या अदर चैलेंजेस मिलते। और ईस्ट वाली साइड पे यहाँ पर जो है वो अरब लैंड थी, यानी कि यहाँ पर जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड ने ऑलरेडी कंट्रोल करके रखा हुआ था, जो आपका इटली, रोम, टर्की वगैरह रीजन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वो राइज हुई। और वो पावर्स भारत में किस तरह से आई उसका सीक्वेंस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी जो पावर है वो सबसे पहले जो है वो भारत में आई। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि पुर्तगीज या पुर्तगालीज जो है वो सबसे पहले भारत में आए। डच उसके बाद आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए, पुर्तगीज जो है वो सबसे पहले आए। ये पॉइंट याद रखना है। और पुर्तगीज जो है वो सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में भारत से गए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन गया। देन उसके बाद क्यों भारत आए। पहला पॉइंट तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये पर्सनस भारत आए। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्यों भारत आ गए, भाई इन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि इन्हें भारत आना पड़ा। तो पहला था कि भारत की जो वेल्थ थी उनको अट्रैक्ट, मतलब भारत की जो वेल्थ थी, भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। अब अगर सोने की चिड़िया है तो दैट मीन्स अट्रैक्टेड, एक वेल्थ है, प्रॉस्पर है, सब कुछ है हमारे पास। और अगर हमारे पास प्रोस्पेरिटी है तो डेफिनेटली बात है कि लोग क्या करेंगे, बाहर से आने की कोशिश करेंगे। अब बाहर से आने के दो तरीके हैं, या तो आप ट्रेड के थ्रू आओ या फिर आप लूट मार करो यानी कि इन्वेजन। अब इन्वेजन तो अरब लैंड से हो सकता था और वहां पर ऑलरेडी जो है वो कंट्रोल था, अरब अरब लोगों ने कंट्रोल करके रखा था भारत को। लेकिन अभी यहां पर क्या है कि ट्रेड एक ऑप्शन था और ट्रेड के लिए भी समुद्र के थ्रू जो व्यापार हो रहा था उसके थ्रू कोई पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि अरब के जो लोग थे, अरब के जो ट्रेडर्स थे, वो उतने एक्सपर्ट नहीं थे अगर हम बात करें सी रूट के थ्रू। देन एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म की, वो सामंतवाद को एक्सपैंड करना चाहते थे। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज का विस्तार करना चाहते थे। इंपीरियलिज्म के बाद ये लेटर ट्रांसफर हो जाएगा फिर कॉलोनिज्म में, कि वो कॉलोनीज बनाना चाहते थे, इसलिए भी जो है वो ईस्ट की तरफ आए। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड इनकी स्पाइसेस। अब स्पाइसेस क्यों, कि इतना बड़ा यूरोप, वो स्पाइसेस भारत से मसालों की ट्रेड करने के लिए आएगा सिर्फ। तो इसका कारण ये था कि यूरोप में मसाले जो है वो दवाई का काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है बहुत और ठंड में मसाले काम आते हैं। तो ये मसाले जो है वो कहीं ना कहीं दवाई का काम करेंगे, इसलिए यूरोप को इसकी नीड थी। इन रिटर्न यूरोप जो है वो गोल्ड में ट्रेड करता था। और देन उसके बाद नेवल एक्सपेंशन और एडवांसमेंट। अब जब नई पावर राइज हुई तो उन्होंने नेवल, उनके पास एक ऑप्शन था कि वो समुद्र के थ्रू खोज करे। तो दैट मीन्स अगर सी के थ्रू या ओशन के थ्रू अगर खोज करनी है तो आपके पास जो है वो शिप्स वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से नेवल एक्सपेंशन और एडवांसमेंट जो है वो शुरू हुआ। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, की क्रिश्चियनिटी अपने धर्म के प्रचार के लिए भी जो है वो लोग भारत में आए। बैंकिंग सिस्टम, जो यूरोपियंस थे जब 1400 में अगर हम बात करें राइज करना शुरू किए, तो यहाँ पर जो है वो उनके पास बैंकिंग सिस्टम जो है वो मॉडर्न था। ये तो जिसकी वजह से भी जो है वो कंपनीज को उन्होंने लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। जब लोन प्रोवाइड करना शुरू किया तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने नई ज़मीन ढूंढी और नई ज़मीन जो है वो भारत के रूप में उनको मिली।
15 सेंचुरी में यूरोप का राइज होता है, ये मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। देन उसके बाद नेचुरल कंडीशंस लाइक अब अरब वर्ल्ड को हम पूरा भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो ये कंसेप्ट शुरू हुआ, लेकिन नेचुरल कंडीशंस में आता है मानसून। मानसून एक ऐसी नेचुरल कंडीशन है। मानसून के केस में अगर आप देखो, सबसे पहले जो है वो हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ आती है, जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है, तो जहाज जो है वो इन हवाओं के साथ तट की तरफ आएगा, कोस्ट लाइन की तरफ जो है वो जहाज आएगा। और रिट्रेटिंग मानसून, जब मानसून जो है वो वापस जाते हैं तो यही जहाज जो है वो वापस जाएंगे। तो ये कि एक तरह से नेचुरल जो है वो कंडीशंस मिल रही थी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे मैप बेस्ड। ये रहा हमारा यूरोप, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा रीजन है अरब लैंड, इसको अरब लैंड कहते हैं। यहाँ पर जो है वो आपका 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी अगर हम बात करें तो अरब ट्रेडर्स ने जो है वो इस रीजन को कंट्रोल कर रखा था। तो यूरोप में यहाँ पर जो है वो यहाँ से जो है वो राइज हुआ, ठीक है। पावर्स ने यहाँ से जो है पावर्स राइज हुई। अब उन्होंने सबसे पहले इधर वाली ट्राई साइड कोशिश करी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि ये अरब ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो उनके पास ये वाला रूट जो है वो बहुत खाली बचा था, कि पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हैं, फिर साउथ अटलांटिक आएगा, फिर कहीं जाके इंडियन ओशन पे पहुंचकर जो है वो भारत पहुंचा जा सकता है, या भारत या ईस्ट में पहुंचा जा सकता है। तो ये ट्राई थी उनकी, और इसके लिए जो है वो पुर्तगालियों ने सब जो है वो काफ़ी एफर्ट्स किए, वहाँ से काफ़ी सारे नेविगेटर्स निकले, उन्होंने जो है वो फिर फाइनली जो है वो केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया, जिसके थ्रू सभी यूरोपियंस जो है वो भारत में पहुँचे। इंपॉर्टेंट, अब ये यहाँ पर फैक्ट एक याद रखना है कि वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, कौन सा ईस्ट साइड है और कौन सी कंपनी वेस्ट साइड लगाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुर्तगालियों का कहाँ पे कंट्रोल था, इंग्लिश का कहाँ पे कंट्रोल था, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद कनेक्टिविटी के दो तरीके थे। एक तो लैंड के थ्रू था कि अगर अभी इन्होंने सोच लिया कि हमें ईस्ट साइड कनेक्ट होना है, तो इनके पास दो रास्ते थे, एक तो लैंड से था और एक सी से था। अब लैंड वाला ऑलरेडी अरब के अंडर था, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंडर था, और सी वाला ऐसा था कि जिसके बारे में पता ही नहीं था कि समुद्र कितना बड़ा है। तो जब समुद्र, ये पता ही नहीं था समुद्र एग्जैक्टली कितना बड़ा है, तो आपके पास सुपरमेसी होनी चाहिए। सबसे पहला तो है नेवल सुपरमेसी होनी चाहिए, साथ में आपके पास एडवांस नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जिसके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी उसने ईजिली जो है वो डिस्कवर कर दिया सी रूट को, प्लस उसकी सुपरमेसी भी ईजिली बन गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पुर्तगाली थे, तो पुर्तगालीज की नेवी आई, फिर उसके बाद यूके अपनी नेवी लेकर आ गया, तो उन्होंने ईजिली जो है वो डिफीट कर दिया। डच जो है वो आए, डच ने भी पुर्तगीज को ईजिली एलिमिनेट कर दिया, और इंग्लिश ने भी जो है वो डच को ईजिली एलिमिनेट कर दिया। तो वो किस तरह से पॉसिबल हुआ, जब नेवल सुपरमेसी हुई। तो 15th सेंचुरी में जो मैं आपको कहानी बता चुका हूँ कि दो नेशंस राइज करते हैं। सबसे पहला जो था वो स्पेन, और दूसरा है पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल। ये दो कंट्रीज जो है वो यूरोप में रेज होती है। अब हुआ क्या कि सबसे पहले तो इन्होंने कोशिश की ईस्ट साइड जाने की, अरब ट्रेडर्स ने रोक दिया, वहाँ पर नहीं जा सकते थे। फिर उसके बाद इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि 1494 में एक ट्रीटी साइन करी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ तोरदालिस। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने इस तरह से एक डिवाइडिंग लाइन लगा दी और कहा कि इधर वाला साइड जो है वो किसका है, स्पेन का है, और इधर ईस्ट वाला साइड किसका है, पुर्तगालियों का। यानी कि ईस्ट साइड में जो डिस्कवरी करेंगे वो पुर्तगाली करेंगे, और आपका जो वेस्ट साइड है वहाँ पर जो डिस्कवरी करेंगे वो करेंगे स्पेन वाले। तो यहाँ पर क्या होता है 1492 में, अप्रॉक्स ईयर याद रखना है 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस ये क्या करते हैं, वेस्ट इंडीज़ की डिस्कवरी करते हैं। इन्हें ये लगता है कि मैंने इंडिया खोज दिया है, मैंने इंडिया को जो है वो डिस्कवर कर दिया है, और ये कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। वेस्ट इंडीज़ की डिस्कवरी करते हैं। इनको अपनी डेथ के बाद, डेथ तक जो है वो उनको यही लगता है कि इन्होंने भारत की खोज की है। निकले तो ये भी भारत की खोज करने के लिए थे, लेकिन इन्हें मिल गया वेस्ट इंडीज़। तो दैट मीन्स यहाँ से पुर्तगालियों को एक इंडिकेटर तो मिल गया कि इधर वाली साइड अगर जाएंगे तो भाई वहाँ पे इंडिया नहीं है, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है। तो फिर यहाँ से वास्को डी गामा निकलते हैं, और 1498 में वो कहाँ पर पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं, विया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के थ्रू जो है वो भारत पहुँचते हैं। तो ये सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि वास्को डी गामा ने नहीं डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप अलग एक पर्सनालिटी है जिन्होंने डिस्कवर किया था। तो पुर्तगालीज की हम भारत में बात करते हैं कि किस तरह से वो भारत में आए, और उन्होंने भारत में कितना ट्रेड एंड कॉमर्स किया, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो उनसे लिंक करते हैं, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें उतना पढ़ना है जितने से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का टाइम अगर हम बात करें तो 1498 से लेकर 1961, यानी कि 1498 से लेकर 1961 तक, जो प्रिंस था इनका, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी इनको कहा गया है, प्रिंस हेनरी, इसको नेविगेटर भी कहा गया है। इसने जो है वो केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर करने के लिए पैसा देना शुरू किया।
जब पैसा देना शुरू किया तो यहाँ पे एक बार्थोलोलूमियो दास था। ये पर्सनैलिटीज़ का बीडी से भी हम याद रख सकते हैं कि ये जो बीडी भाई थे, इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप। ये पर्सनैलिटी का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है और हम 100% कॉन्फिडेंट होकर जो है वो क्या कर कर आते हैं, वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा नहीं है, बार्थोलो लोमियो दास है जिन्होंने जो दियास जिन्होंने जो है वो ये डिस्कवर किया था। बीडी से हम इसको याद रखेंगे। केप ऑफ गुड होप डिस्कवरी 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। अब वास्को डी गामा क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका तक तो वो ऑलरेडी पहुंच गए थे। साउथ अफ्रीका में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको एक गुजराती पायलट मिलता है, सॉरी नॉट पोइट, पायलट मिलता है। गुजराती जब ये पायलट मिलता है, इसका नाम था अबुल माजिद। अबुल माजिद उनको बोलता है कि सर आप क्या साउथ अफ्रीका में ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको गोल्डन स्पैरो के पास लेके चलता हूँ। और वो कहाँ लेकर आते हैं, कैलिकट। जब वो कैलिकट लेकर आते हैं और कैलिकट में जो यहाँ के लोकल जो रूलर थे जोमेरिन, उन्होंने वेलकम किया। हमारे यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है कि अतिथि देवो भव, कि हमारे यहाँ पर अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। तो सिमिलरली जब वास्को डी गामा भारत आया तो उनका वेलकम किया गया। लेकिन 3 महीने भारत में रहते हैं, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। और जब वापस जाते हैं तो जितना वो यहाँ से परचेज करके गए थे उसको वहाँ पे जो है वो सेल करते हैं, तो उन्हें 10 टाइम्स प्रॉफिट होता है। 10 टाइम्स प्रॉफिट होने का मतलब क्या हो गया कि भारत एक ऑप्शन है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए विया सी रूट। तो इससे क्या, इसके बाद क्या होता है, वो अगेन भारत में आते हैं 1501 में। जब भारत में आते हैं तो इस टाइम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनियां बनानी शुरू करते हैं। जब कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो पॉइंट, अब क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बन सकता है यहाँ से, कैलिकट, कोचीन और कैन्नौर, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। फिर पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सी पावर की जो है वो, कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसकी जो है वो कंपनीज थी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ रहे हैं और हमारे पास कुछ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है तो उससे भी जो है वो हम जो है वो याद कर सकते हैं, क्योंकि मेन काम जो है वो हमें याद करना है। तो फर्स्ट कंपनी कहाँ पर लगाई, कैलिकट, कोचीन एंड कैनौर में। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। देन उसके बाद हम सीधा वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्को डी गामा एक नेविगेटर थे, ठीक है। ये नेविगेटर प्लस ट्रेडर, यानी कि जब यहाँ से सामान खरीद कर गए, वहाँ पर जाकर यूरोप में बेचा, तो मतलब क्या हो गए, व्यापारी हो गए। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि वॉइस रॉय भी बन गए थे भाई साहब। ये जो आपके वास्को डी गामा थे, इनको जो है वो 1524 में वॉइस रॉय भी बनाया गया पुर्तगालियों का भारत के लिए। लेकिन इनकी जो डेथ है वो कोचीन में हुई है। ये पॉइंट याद रखना, डेथ कहाँ पर हुई है, कोचीन में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा भी गया है कि कौन सा यूरोपियन वॉइस रॉय था जिसकी डेथ जो है वो आपका कोचीन में हुई है। या अब जैसे कि पीसीएस कंडक्ट करवाएगा अगर एग्जाम, पुलिस का या टीजीटी पीजीटी जितने भी कमीशन के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन लाइक पीजीटी का जो पेपर 1 था उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स इस बार बनी है। तो अब अगर स्टेटमेंट में आता है तो वहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि पुर्तगालीज जो है वो पहले थे जो भारत में आए थे, दिस इज़ करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट सपोज दैट उन्होंने ये दे दी कि वास्को डी गामा जो है वो उसकी डेथ जो है वो भारत में हुई थी। दो स्टेटमेंट बन गई। देन उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिए कि ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन 2 ओनली बी, ऑप्शन 3 बोथ करेक्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब वास्को डी गामा की डेथ इंडिया में हुई थी या नहीं हुई थी, अब हमारे माइंड में तो ये रहेगा कि 1501 में भाई वो तो चला गया था और एक बार आया था, व्यापार किया, कंपनी एस्टेब्लिश करी, चला गया। तो इन डेप्थ भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें जो है वो याद रहे। तो इसमें वास्को डी गामा के बारे में क्लियर याद रखना कि भारत में आया था, 1524 में वॉइस रॉय भी बना था और उसकी डेथ भी जो है वो भारत में हुई है, कोचीन में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं जिनके बारे में हम याद रख सकते हैं, तो सबसे पहला आता है फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा के बारे में अगर हम बात करें तो इसको अपॉइंट किया गया था 1505 में, ठीक है। और इसको रियल फाउंडर भी कहा गया एक तरह से। रियल फाउंडर मतलब जो आपका जो बेस जो है वो प्रिपेयर किया था वास्को डी गामा ने, उसके बाद जो है वो रियल फाउंड, जो अगर हम बात करें रियल फाउंडर, तो किसको कहा गया है आपका, वो फ्रांसिस्को अल्मेडा को। इसकी एक पॉलिसी थी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी कि अगर ट्रेड करना है, अगर कंट्रोल करना है तो समुद्र पर जो है वो आपका हक होना चाहिए। मतलब इन्होंने ये कहा कि जिसका जिसको ट्रेड एंड कॉमर्स करना है उसको समुद्र पे कंट्रोल चाहिए। तो दैट मीन्स इसको कहा गया पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी कि समुद्र पर एक्सपेंशन करो, ट्रेड एंड कॉमर्स आपके अपने हाथ में आ जाएगा। अब इन्होंने कोशिश करी तो सबसे पहले इनकी लड़ाई हुई बैटल ऑफ चौल, 1508 बैटल ऑफ चौल। और ये लड़ाई जो है वो इजिप्ट के जो मैमलुक थे उनके साथ हुई, पुर्तगालीज वर्सेस इजिप्ट के मैमलूक। अब ये कंसेप्ट कैसे आता है, इसको हम बहुत ईजी तरीके से समझे। यहाँ पर हमने बात की थी कि अरब वर्ल्ड है, यहाँ पर जो है वो अरब के जो लोग हैं उन वो जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं इस रीजन पे, ठीक है, पहला पॉइंट। अब कोई यहाँ से आ गया
और उसने ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू कर दिया, क्या इन लोगों को ये डाइजेस्ट हो जाएगा? इन लोगों को लगेगा कि यार हम तो ऑलरेडी भारत के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, अब ये दूसरे लोग कहाँ से आ गए? तो इस वजह से यहाँ पे जो इजिप्ट के जो मामलुक थे, यानी कि सुल्तान, और पुर्तगालीज का जो आपका फ्रांसिस्को अल्मेडा थे, इनके बीच में वॉर हो गई, जिसको कहा गया बैटल ऑफ चॉल। ये कब होती है आपकी? 1508 में। ये बैटल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। यहाँ पर होता क्या है इस बैटल में, ये काफ़ी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पूछी भी गई कि बैटल ऑफ चॉल किसके बीच में हो रखी है। जो इनका बेटा था फ्रांसिस्को अल्मेडा, उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होना मतलब वो आर्मी को लीड कर रहे थे, यूनिट को लीड कर रहे थे, नेवल बैटल थी, तो डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई तो दैट मीन्स डिफीट हो गई। इसका बदला लेने के लिए 1509 में पूरी शक्ति के साथ इन्होंने बैटल ऑफ द्यू करी। इस बैटल ऑफ द्यू में इन्होंने सिर्फ एक सुल्तान ऑफ इजिप्ट गुजरात को डिफीट नहीं किया, पहला सुल्तान ऑफ गुजरात, मैमलुक थे इजिप्टियन और जोमेरिन, लोकल रूलर्स को भी जो है वो उन्होंने डिफीट किया। तो इससे इससे क्लियर होता है कि पुर्तगालियों की जो नेवल सुपरमेसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इनकी नेवी जो है वो बहुत स्ट्रांग थी। क्लियर? देन उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ? पुर्तगालियों की विक्ट्री। और इतना स्ट्रांग होल्ड हो गया था इस टाइम पे, मतलब यहाँ से इनका जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे, कि जो मुगल एम्पर था अगर उसे भी ट्रेड एंड कॉमर्स करना है वेस्ट कोस्ट से तो उसे टैक्स पे करना पड़ता था। ध्यान रखना इस पॉइंट को। देन उसके बाद अल्फेंजो डी एल्बुक्यूर्की जो है वो भारत में आते हैं, और ये जो है वो 1510 में गोवा को कैप्चर करते हैं। याद रखना यहाँ पर गोवा को कैप्चर किया है, गोवा को कैपिटल नहीं बनाया। 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया, और किससे कैप्चर किया था? बीजापुर के रूलर से। अब ये इस चीज़ को हम मेंशन भी कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन क्या किया इन्होंने? जो है वो कैप्चर कर लिया। तो मतलब पॉलिटिकली एक्सपेंशन, पॉलिटिकली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर 1510 में जो है वो उन्होंने सती सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया था गोवा में। पुर्तगालीज पहले यूरोपियन पावर थी जिन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया था भारत में। ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से नोट कर सकते हैं, प्री में पूछा जा सकता है। फर्स्ट टू अबॉलिश सती इन इंडिया। रियल फाउंडर भी जो है वो इनको एक तरह से कहा जाता है, अल्फेंजो एल्बुक्यूर्की को रियल फाउंडर भी कहा गया है। इवन जो आपका फ्रांसिस्को अल्मेडा है, उन्होंने काफ़ी बैटल्स वगैरह लड़ी और वास्को डी गामा ने बेस प्रिपेयर किया। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि जो अल्फेंजो एल्बुक्यूर्की है, इन्हें कहा गया है रियल फाउंडर। जो आपका अल्मेडा है, बहुत सारे हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं, लाइक जो अगर हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस के कंसेप्ट आते हैं, तो कोई क्लेम करता है कि जो फ्रांसिस्को अल्मेडा की जो बैटल ऑफ द्यू थी, इससे जो है वो पुर्तगाली उसका जो है वो रियल जो है वो बेस प्रिपेयर होता है और उन्हें रियल फाउंडर कहा गया है। लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो एल्बुक्यूर्की है, कि एल्बुक्यूर्की को जो है वो रियल फाउंडर जो है वो कहा गया है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ईयर जो हमें याद रखना है वो है 1529, जब जो है वो गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी कैपिटल बना दिया, अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 1961 में गोवा को कैप्चर किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तब जो है वो पुर्तगालियों की सरकार खत्म हुई थी, और पुर्तगाली जो है वो लास्ट थे जो भारत से गए और पहले थे जो भारत में आए। ये पॉइंट याद रखना। रीजंस की अगर हम बात करें कि क्यों ये डिक्लाइन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि डिक्लाइन क्यों हुए। तो सबसे पहले कि इनका जो है वो इंटरेस्ट, वो जो है वो डिस्कवर, जो ब्राज़ील डिस्कवर हो गया था, डिस्कवरी ऑफ द ब्राज़ील, ब्राज़ील की खोज के बाद इनका इंटरेस्ट ब्राज़ील की तरफ चला गया। तो दैट मीन्स दो नाव पर जो सवार होता है वो डूबता ही है। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो भारत वाली नाव है उसको छोड़ देते हैं और ब्राज़ील की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। राइज ऑफ अदर पावर्स लाइक डच, डेन्स, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब भारत में आ गए थे। गवर्नमेंट ने उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने नेविगेशन में तो सपोर्ट किया, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट की तरफ देखा, इन्वेस्टमेंट नहीं करी। एंड ऑफ फ्रेंडशिप विद मुगल्स, इनकी जो लोकल रूलर्स थे, अगर आप लोकल रूलर्स के साथ लड़ोगे, पॉलिटिकल एक्सपेंशन करोगे, आप तो एक व्यापारी कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, लेकिन अगर आप क्या करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो दैट मीन्स आपकी जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ बननी बंद हो जाएगी। तो सिमिलर मुगल एम्पर भी अगर टैक्स पे कर रहा है तो उसके साथ नहीं बनेगी, और लोकल रूलर्स हैं उनको आप अगर उनके रीजन को अगर आप एनेक्स कर रहे हो, उनके रीजन को आप पर कब्जा कर रहे हो, तो उनके साथ भी नहीं बनेगी। तो फाइनली क्या होता है कि फ्रेंडशिप जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ खत्म हो जाती है। और इंग्लिश की जो नेवल सुपरमेसी थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इंग्लिश ने पुर्तगाली उसको सक्सेसफुली जो है वो एलिमिनेट कर दिया। और साथ में एक पॉइंट और आता है, ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं, रिलीजियस एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि ये लोग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए आए। अब भारत में ऑलरेडी डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो चल रहे हैं, उसके बाद ये आते हैं अपना रिलीजन एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल जो यहाँ के लोग थे या जो रूलर्स थे वो इफेक्ट होते हैं, और वो डेफिनेटली क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट जो वॉइस रेज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि
इन्होंने कुछ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मेनली कैश क्रॉप्स की अगर हम बात करें, पोटैटो, टोमेटो, मेज़, पपाया, पीनट, टोबैको, चिलीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पुर्तगालीज ने भारत में लेकर आए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो 1498 केम टू इंडिया वास्को डी गामा। फिर 1510 गोवा को कैप्चर किया एंड सत्य अबॉलिशमेंट। 1529 गोवा को बना दिया कैपिटल। दो और याद रखने हैं, वो है 1508 और 1509, बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ ड्यू। चौल और ड्यू ये दो बैटल है, सी डी एक साथ भी इसको हम याद कर सकते हैं इस तरह से। देन उसके बाद नेक्स्ट पावर है डच। डच की अगर हम बात करें, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1602 में भारत में आई। पहला पॉइंट, इनका मेन टारगेट ट्रेड ही था, इनको ट्रेड ही करनी है, और साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। दो इनके टारगेट थे, एक ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज। मेन सेंटर्स पुलिकट, सूरत, काशिम बाजार, आगरा, ढक्कन, पटना, ये ट्रेडिंग सेंटर थे इनके इंपॉर्टेंट। अब देखो एक फैक्ट समझो, इनके ये आगरा, ढक्का, पटना, ये पटना, आगरा, काशिम बाजार, ये हो गया इंटरनल, अंदर वाली साइड पे, लाइक कोस्ट से बहुत अंदर भी जो है वो इन्होंने कंपनीज एस्टेब्लिश करी। मतलब क्या है कि इन्हें परमिशन दी गई, इन्हें परमिशन मिल गई किससे? मुगल एम्परर से, कि आप भी ट्रेड कॉमर्स कर सकते हैं भारत में। डच का राइज होता है और पुर्तगालियों को डिफीट करते हैं। ट्रेड इंटरेस्ट इनका था स्पाइसेस में, ओपियम, कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस। इनका मेन इंटरेस्ट जो है वो स्पाइस और ओपियम में था, और ये कुछ साथ में कॉटन, इंडिगो, सिल्क और राइस। अब देखो ये सारी की सारी क्या है? कैश क्रॉप्स है। एक व्यापारी को कैश क्रॉप्स में ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू फूड क्रॉप्स, तो इन्होंने कैश क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा फोकस किया। इनका जो पीक ईयर था वो था 1659। ये पीक ईयर का मतलब क्या हो गया कि इतने स्ट्रांग हो गए थे इस टाइम तक ये, कि इन्होंने केप ऑफ गुड होप जो पुर्तगालियों ने डिस्कवर की थी उसको भी इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था। इनके पास जो है वो 10,000 की जो कंपनी थी और 10,000 एम्प्लॉयज़ थे कंपनी में, और 50,000 की तो इनके पास अपनी आर्मी हो गई थी। इतने स्ट्रांग हो गए थे। इनको चैलेंज किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब चैलेंज किया तो यहाँ पर एक ईयर आता है जिसका नाम है 1759। ये ईयर हम याद कर सकते हैं, इसको कहा गया बैटल ऑफ बेदरा। ये बैटल हम जब बंगाल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारी कवर हो जाएगी अच्छे से, लेकिन फिर भी हम इसको आपको समझा देते हैं यहाँ पे कि 1759 में बैटल ऑफ बेदरा में क्या होता है यहाँ पे, कि इससे पहले 1757 में एक बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। ये प्लासी में जो है वो क्लाइव जो है वो बंगाल का जो नवाब था सिराज, उसको डिफीट करते हैं और मीर जाफर को जो है वो बना देते हैं नवाब वहाँ का। अब मीर जाफर क्या करता है? डच को बोलता है कि आप मेरी हेल्प करो। हम क्या करते हैं, दोनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल देते हैं बंगाल से, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बाहर निकाल देते हैं बंगाल से। लेकिन हुआ क्या, इस बैटल में ब्रिटिश जीत जाते हैं और यहाँ पर जो है वो डच जो है वो बाहर हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बैटल अभी आपको आगे क्लियर होगी पूरी की पूरी। लंदन, क्वीन ऑफ लंदन अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया कि एक चार्टर दिया 1600 में ट्रेड मोनोपोली का, कि आप जाओ ईस्ट में व्यापार करो, आप जाओ ईस्ट में ट्रेड करो, आपको यूरोप से कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई अदर कंपनी यूरोप से नहीं आएगी, यूरोप यानी कि ब्रिटेन से जो है वो नहीं आएगी। 1608 में भारत पहुंचते हैं। अब ये एक जो है वो इन्होंने देखा कि हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम पहले परमिशन लेंगे ताकि कोई हमें तंग ना करे। तो परमिशन लेने का मतलब हो गया कि मुगल एम्परर, इस टाइम पे ऑलरेडी जो है वो भारत में मुगल रूल था, तो मुगल एम्परर कौन थे? जहांगीर। तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग्स जाते हैं 1608 में जहांगीर के कोर्ट में, और वो परमिशन मांगते हैं कि सर वी नीड परमिशन टू एस्टेब्लिश कंपनी, टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है वो जहांगीर कहते हैं कि ठीक है आप जो है वो कंपनी भारत में लगा सकते हो। तो यहाँ पर पहली कंपनी जो है वो भारत में लगी। लेकिन ब्रिटिश उससे खुश नहीं थे, उन्हें लगा कि इतना काफ़ी नहीं है भाई, एक कंपनी से बात नहीं बनेगी। 1615 में थॉमस रॉय अगेन जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और जहांगीर से जो है वो फरमान मांगते हैं कंपनी लगाने का। तो जहांगीर जो है वो इस टाइम कहते हैं कि आपको कंपनी लगानी है जहां मर्जी लगाओ, मुगल एम्पायर में आप कहीं भी कंपनी लगा सकते हो, इन रिटर्न आपको एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी, भाई इतना पैसा देना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जहांगीर ने क्यों बोल दिया कि आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप कंपनी लगाओ। हमने एक पॉइंट समझा था कि जो आपका वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर जो है वो किसका कंट्रोल था? पुर्तगालियों का। इतना था कंट्रोल कि इस कोस्ट पे जो है वो मुगल एम्परर को भी जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा था। दैट मीन्स मुगल एम्परर भी कहीं ना कहीं एंटीटोड ढूंढ रहा था कि पुर्तगाली जो जितने राइज कर रहे हैं इनके अगेंस्ट कोई तो होना चाहिए, और इनको मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है कि 1612 में जब ये जहांगीर और थॉमस रॉय कोशिश कर रहे होते हैं कि थॉमस रॉय और कैप्टन हॉकिंग्स कोशिश कर रहे होते हैं जहांगीर के कोर्ट में जाने की, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे कि पुर्तगालीज इनको रोकते हैं। जब रोकने की कोशिश करते हैं तो होती है बैटल ऑफ स्वले। ये कहा गया है बैटल ऑफ स्वले, ये हुई है 1612 में। ये छोटी सी बैटल थी, मतलब यहाँ पर एक नेवल यूनिट थी छोटी सी, थॉमस बेस्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवल यूनिट थी उसको लीड कर रहे थे, और एक बड़ी नेवल यूनिट को डिफीट करते हैं पुर्तगालियों की। तो जहांगीर को लगता है कि पुर्तगालियों को डिफीट करने के लिए कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसलिए वो ट्रेडिंग राइट उनको दे देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से राइज करी भारत में, अभी हम ये समझते हैं। 1639 में मद्रास मिल गया लीज पे, मद्रास को लीज पे ले लिया किससे, नेटिव जो रूलर थे मद्रास के उनसे। 1651 में जो है वो ट्रेड परमिशन मिल गई हुगली से। ये कंसेप्ट समझेंगे हम, यहाँ पे देखना बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले क्या होता है, मद्रास जो है वो लीज पे मिल गया 1639 में। उसके बाद हुगली जो है, हुगली यानी कि बंगाल, बंगाल से जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया 1651 में। और 1662 में बॉम्बे मिल गया डॉरी में, किसको, किंग चार्ल्स टू को। उन्होंने जो है वो मैरी कैथरीन, जो कैथरीन ड ब्रगेंजा भी इनको कहा गया है, और जो ये डच प्रिंसेस थी, डच प्रिंसेस से जो है वो डच प्रिंसेस की शादी कर दी गई चार्ल्स से, किंग चार्ल्स सेकंड से, और उन्हें जो है वो बॉम्बे जो है वो डॉरी में मिल गया। इन रिटर्न क्या किया यहाँ से चार्ल्स ने, क्या किया, डॉरी जो डॉरी में बॉम्बे मिला था, दहेज में जो बॉम्बे मिला था वो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट जोन्स, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये किसके कंट्रोल में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक क्लियर हो गया। देन उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज होना शुरू हुआ। अब 3 इंपॉर्टेंट जोन्स पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया। दैट मीन्स ट्रेड प्रॉफिट, ट्रेड प्रॉफिट होने लग गया। और जब ये ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो चार्ल्स टू को भी फायदा हुआ, और साथ में कंपनी को भी, कंपनी के ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर जो फायदा हुआ। देन उसके बाद क्या होता है कि एक फरमान आता है, ये फरमान आता है 1717 में फारूक सियार का। फारूक सियार क्या करते हैं, एक मैग्ना कार्टा दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है, ड्यूटी फ्री ट्रेड, कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है आपको, जितना मर्जी व्यापार करो बंगाल से। अबॉलिश ऑल ड्यूटीज, ड्यूटीज नहीं पे करनी कंपनी के लिए स्पेशली। साथ में जो दस्तक थे, दस्तक यानी कि एक काइंड ऑफ परमिशन की, परमिशन, ट्रेड परमिशन भी दे दी, आप दस्तक को भी यूज कर सकते हो, ऐसा भी कह दिया। यानी कि फुल परमिशन जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स की मिल गई इन रिटर्न ऑफ एनुअल पेमेंट। क्या आप जो एनुअल सम अमाउंट पे कर देना। एम्पर ने कहा कि आप, फारूक सियार ने कहा कि आप हमें फरमान जो है वो एक, इस फरमान में कह दिया कि आप हमें क्या करो, एनुअली पैसा देते रहो, बाकी जितनी मर्जी ट्रेड एंड कॉमर्स करो। देन उसके बाद क्या होता है एंग्लो कर्नाटिक वॉर, जो हमें इंपॉर्टेंट इवेंट याद रखना है, ये इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इवन हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इसको, पूरा हैदराबाद और कर्नाटक का चैप्टर। फ्रांस और जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन थी, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई भारत में स्पेशली, उसको कहा गया एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक के युद्ध। ये 3 लड़ाई हुई, जिसमें अगर हम बात करें रिजल्ट का तो ईस्ट इंडिया कंपनी। एंग्लो मैसूर वॉर, 4 लड़ाइयाँ हुई, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। देन उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स, 3 लड़ाइयाँ जो है वो मराठा के साथ भी लड़ी, जिसमें जो है वो पेशवाज वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हम कहे। और एंग्लो सिख वॉर, 2 सिख के साथ भी लड़ाई, मतलब 2 लड़ाइयाँ सिख के साथ भी हुई, जिसमें जो है वो आपका डलहौजी ने जो है वो फाइनली जो है वो एनेक्स किया था पंजाब को। एंग्लो अफगान वॉर को भी हम कवर करेंगे, पिंडारी वॉर को भी हम कवर करेंगे, और बर्मा वॉर। लेकिन हम इन वॉर्स को पढ़ेंगे किस तरह से, जब हम जो है वो गवर्नर जनरल को डिस्कस करेंगे। वैसे हमने जब मैसूर को पढ़ा तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जब हमने मैसूर को पढ़ा था तो हमने वॉर वहाँ पर डिस्कस कर दी थी, मराठा वॉर भी हमने डिस्कस कर दी थी, सिख वॉर भी, सिख वॉर जो है अभी हम कवर कर चुके हैं। एक बार हम उसको और पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ में क्या है कि जिस तरह से हम इसको रिवाइज करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, फैक्ट माइंड में रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स की अगर हम बात करें, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बेदरा 1759, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन से ईयर में हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, पहला। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और थर्ड जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये कि जो आपका बैटल ऑफ प्लासी है 1757 में हुई, इसको जो है वो किसने लीड किया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी साइड। ये 3 आंसर जो अब आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये सब, ये जितनी भी वॉर्स हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 फेजेज है, 1765 से लेकर 1857, जिसको कंपनी रूल कहा गया है,
और 1857 से लेकर 1947 जिसको कहा गया क्राउन रूल। अब दो फेजेज, इस फेज में तो हम ये ऑलरेडी सारा कुछ कवर कर चुके हैं। हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ लिया, हमने राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स हमने पढ़ ली, हमने वॉर सारी कवर कर दी। तो दैट मीन्स ये तो हमारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर पढ़ने हैं सिर्फ गवर्नर जनरल्स। सेकेंड फेज आती है हमारी 1857 से लेकर 1947 जिसको क्राउन रूल कहा गया है, यानी कि एक तरह से कॉलोनिज्म या फिर जो आपका डायरेक्ट ब्रिटेन था उसका रूल भारत में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट, रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे, लीडर्स हम पढ़ेंगे लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लीडर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज या फिर इंडियन एसोसिएशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी, मुस्लिम लीग, ये सभी को कवर करेंगे। फेजेस को हम पढ़ेंगे मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज, ये सभी को हम फेज वाइज पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें कंसेप्ट जो है वो ईयर वाइज भी साथ में याद हो जाए। देन उसके बाद नेक्स्ट पावर थी और लास्ट पावर थी, ये थी फ्रेंच। डेन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ सीक्वेंस में याद करना काफ़ी रहेगा। 1664 में जो है वो ये भारत आए, इनको 50 साल की मोनोपोली मिली थी, यानी कि फ्रेंच क्या थी, एक ईस्ट फ्रेंच जो थी वो फ्रेंच की कंपनी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन ये सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। 50 साल की ट्रेड मोनोपोली मिली। इंपॉर्टेंट था 1667 में इन्होंने जो है वो सूरत में कंपनी एस्टेब्लिश करी, ये पॉइंट याद रखना। सूरत में 1669 में मसूलीपट्टनम में कंपनी लगाई। उसके बाद 1674 में इन्होंने पौंडुचेरी, जो अभी प्रेजेंट टाइम वाला पुडुचेरी है, जिसके अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको कंट्रोल किया। मेन सेंटर रहा है यहाँ पर, ये याद रखना है कि पुर्तगालियों का कंट्रोल जो है वो, सॉरी, पौंडुचेरी पर फ्रेंच का कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो पौंडुचेरी जो है वो हमारे कंट्रोल में आया है। सॉरी, ये पॉइंट याद रखना है पौंडुचेरी के बारे में। देन उसके बाद एंग्लो कर्नाटिक वॉर, 3 लड़ाइयाँ हुई थी, रिजल्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये 3 लड़ाइयों को भी कि कब से कब के बीच में हुई। पहली लड़ाई 1740 से लेकर 48 के बीच में, सेकंड 49 से लेकर 54 के बीच में, और लास्ट लड़ाई 58 से लेकर 63 के बीच में, जिसका जो रिजल्ट था 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, और फ्रेंच जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी ही जो है वो रहेंगी भारत में। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्लस साथ में हमें एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पर, कर्नाटक के युद्ध हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, ड्यूप्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बैटल ऑफ अंबर होती है एक, और बैटल ऑफ सोले। ये बैटल ऑफ अंबर जो है वो, सॉरी नॉट सोले, बैटल ऑफ अंबर से हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, और एक बैटल ऑफ सेंथोम और अंबर, 2 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ, और ड्यूप्लेक्स का रोल, चंदा साहिब, अनवरुद्दीन, मुजफ्फर जंग, नासिर जंग, ये सभी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पर्सनालिटीज इसमें। तो ये थी हमारी क्लास 3rd। आई होप इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।